नमस्कार दोस्तों, एनएस रूबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री का क्लास देखेंगे जिसमें आपको आधुनिक इतिहास और वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों को जोड़कर हम बताएंगे। आप अगर कंपटीशन का तैयारी करते हैं या क्लास 10 में है तब भी इस क्लास को आप देख सकते हैं, क्योंकि ले देकर जो क्लास 10 का जो टॉपिक सब है ये सब आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उसमें भी टॉपिक देखने को मिलता है। और इंडियन हिस्ट्री का ये सारा टॉपिक है जो आधुनिक इतिहास में देखने को मिलता है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक पुनर्जागरण बताएंगे। फिर पुनर्जागरण के बाद जो है औद्योगिक क्रांति आता है, और औद्योगिक क्रांति के बाद जितना भी यूरोपियन कंट्री सब है वो सब आता है व्यापारिक मार्ग का खोज करते हुए। कहाँ पे आता है? भारत में। कौन कौन आता है? पुर्तगाल, डच, इंग्लैंड, डेनिश, फ्रेंच, ये सब आ रहे हैं कहाँ? इंडिया में व्यापार करने के लिए। जिसमें से आप देख पाइएगा कि आपको याद होगा कि अंग्रेज आपके यहाँ 200 साल तक रहे हैं, शासन किए थे। तो कैसे शासन किए, कैसे कैसे आते हैं, सारा इसमें बताएंगे। ठीक है, जिसमें आप इंग्लैंड को देख पाइएगा। उसके बाद सत्ता की लड़ाई इंग्लैंड से ही होगा, क्योंकि बाकी के साथ बेदरा का युद्ध और ये सब लड़ेगा। ठीक है, और सत्ता का लड़ाई की बात करेंगे तो यहाँ पर प्लासी का युद्ध होता है बंगाल वाला क्षेत्र में 1757 में, और बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, 1857 की क्रांति। ये सारा टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे अच्छे से कि प्लासी का युद्ध कैसे कैसे, मिर्जाफर, मीर कासिम कौन है, ठीक है, क्लाइव कौन था, बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, फिर 1857 में 57 की क्रांति में कौन कौन हिस्सा लिया और कैसे हुआ था, सो सब हम बताएंगे। किसमें? सत्ता की जो लड़ाई है उसको लेकर, क्योंकि इसी बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज अपना जो है पैर जमा लेता है। उसके बाद से लगातार क्या होता है? अंग्रेज अपना शासन करता है। उसके बाद राष्ट्रवाद का उदय देखेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में होता है, और स्वदेशी आंदोलन देखने को मिलता है। उसके बाद सामाजिक सुधार आंदोलन में देखेंगे तो यहाँ बहुत सारा कुरीति भी था। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय, इनको भारत का अग्रदूत, पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। जैसे अभी वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़िएगा पुनर्जागरण, तो यहाँ पर वर्ल्ड के लेवल पर देखेंगे तो दांते को बोला जाता है पुनर्जागरण का अग्रदूत, लेकिन इंडिया में बोलेंगे कि पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये भी समाज सुधारक रहे हैं। दयानंद सरस्वती, तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना है। उसके बाद स्वतंत्रता का बात करेंगे तो गांधी जी का क्या नेतृत्व रहा है, इसमें पूरा गांधी युग पढ़ेंगे। और इस तरीके से आप कहानी के तौर पर सारा चीज़ सुनिएगा तो आपको अच्छे से सारा चीज़ याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम आगे अब पहला टॉपिक जो आपका पुनर्जागरण है उस पर हम बातचीत करते हैं। ठीक है, आप लोग साथ साथ में लिखते चलिएगा जो भी बताएंगे उसको। कौन थे? भारत का खुद थी? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये है इंडिया, जहाँ इधर देखेंगे पाकिस्तान, ईरान, इराक, ऐसे करके ये क्षेत्र है अरब का क्षेत्र, और ये है यूरोप का क्षेत्र। ठीक है, यूरोप। ठीक है, और ये यूरोप वाले क्षेत्र से कहाँ पर आ रहे हैं वास्को डी गामा? ये है आपका, देखेंगे तो दक्षिण साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका। यहाँ पे इस रास्ते से होते हुए सब आ रहे हैं कहाँ? भारत। कौन कौन आए? पुर्तगाल, डच, इंग्लैंड, डेनिश, फ्रेंच। इसको आप पीडीएफ करके याद कर सकते हैं, पीडीएफ है ना। पुर्तगाल, डच, इंग्लैंड, डेनिश और फ्रेंच। ठीक है, तो ये सब आ रहे हैं। तो आप देख पाइएगा ये सब आ ही क्यों रहे हैं, सो कुछ नहीं। आपके यहाँ अंग्रेज आए क्यों थे? बाकी के जो पुर्तगाल, डच, डेनिश जो देख रहे हैं, वास्को डी गामा व्यापार करने यहाँ पे आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं? तो आपको यही जानना है कि क्यों आ रहे हैं। ठीक है, इनके आने के पीछे का रीजन ये था कि पुनर्जागरण हो चुका था। कहाँ? यूरोपीय कंट्री में, यूरोपियन क्षेत्र में पुनर्जागरण हुआ था। तो आप समझिए पुनर्जागरण का मतलब क्या है। पूरे विश्व में सबसे पहले अगर कहीं पुनर्जागरण हुआ तो यूरोपियन क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, यूरोपियन क्षेत्र में आप देख पाइएगा जो
पुराना रूढ़िवादित सोच था, रूढ़िवादित परंपरा था, उसको तोड़ना ही, नए विचारधारा से प्रेरित होना ही क्या था, पुनर्जागरण था। ठीक है, जिसमें आप देख पाइएगा कि जो पुनर्जागरण था उसमें धर्म सुधार आंदोलन, व्यापारिक विकास होता है और साहित्यिक अभिरुचि के तरफ आदमी जाता है और नए विचारों से सब प्रेरित होता है। क्योंकि वहाँ पर जो जैसे पंडित यहाँ पर होता है, वहाँ पर भी उसे क्या कहते हैं, जो ईसाइयों का होता है पोप। ठीक है, पोप जैसे यहाँ पंडित होते हैं ना, वहाँ पोप थे। ठीक है, और पोप का अपना रूढ़िवादित तरीका लगाता था और पोप हर जगह अपना नियम थोपता था। ठीक है, इसी के खिलाफ में बहुत सारे साहित्यकार अपना जो है वक्तव्य लिखते हैं, जिसमें आप देखिएगा सबसे पहले नंबर पर आते हैं दांते जो है एक बुक लिखते हैं, डिवाइन कॉमेडी नामक बुक, जिसमें वो बताते हैं कि स्वर्ग और नरक जो है क्या है, एक तरह का कल्पना है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभी भी हम लोग बहुत सारा काम इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग को स्वर्ग में अच्छा मतलब जगह बनाना है। यहाँ का पता नहीं, लेकिन स्वर्ग का की पता, स्वर्ग इससे ज़्यादा खराब हो, क्योंकि आगे कोई बताया ही नहीं कि स्वर्ग कैसा है। यही बात कौन बता दिया, दांते बोले। इसीलिए इनको ना पूरे पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि दांते साहब ही बताए थे डिवाइन कॉमेडी नामक बुक में कि स्वर्ग और नरक जो है क्या है, एक तरह का कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि मरने वाला कभी आया ही नहीं, तो कौन बताया कि स्वर्ग होता है। ठीक है, तो आप देख पाइएगा कि इटली में 1453 ईस्वी में यहाँ पुनर्जागरण होने के पीछे का क्या रीजन था। तुर्की में 1453 ईस्वी में यहाँ पर आप देख पाइएगा कि ओटोमन साम्राज्य वाला यहाँ पे अरब क्षेत्र में जो है वो सब अपने आप को क्या कहता था, ओटोमन साम्राज्य। ठीक है, ओटोमन साम्राज्य। और ये ओटोमन साम्राज्य वाले किस पे अटैक करते हैं, तुर्की पर। कब, 1453 में। और यहाँ पे अधिकार कर लेते हैं तुर्की में। और इस सबको एकदम बहुत अधिकार करने का मतलब क्या है, इस पर अत्याचार करते हैं और ये सब भाग जाता है। कहाँ भागता है, तो इटली। ठीक है, इटली, जितने भी वहाँ पर विद्वान सब रहते हैं वो भाग जाते हैं इटली। आपको पता है कि छोटा सा भी घटना होता है तो सब घबरा जाता है, लेकिन जो विद्वान सब होते हैं अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए भागते हैं और कहीं और भागते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, ये शुरुआत करते हैं विद्वान सब साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, कला के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में विकास करते हैं। ठीक है, और इतना विकसित हो जाते हैं, इतना मतलब आपके यहाँ जो इतिहास मध्यकालीन इतिहास है, जहाँ मुगलों का शासन है, उस दौरान वहाँ पे आधुनिक इतिहास चल रहा है। ठीक है, क्योंकि पुनर्जागरण हो चुका है। तो यहाँ पर देखिएगा तो इटली के फ्लोरेंस नगर में, इटली के फ्लोरेंस नगर में इटली के फ्लोरेंस नगर से ये दांते साहब रहते हैं। और वहाँ पर जो लोकल भाषा रहता है टस्कन कहेंगे, टस्कन भाषा में एक बुक लिखते हैं डिवाइन कॉमेडी। और उसमें समझाते हैं कि आप इस कल्पना से बाहर आइए, स्वर्ग नरक जैसा कोई चीज़ होता ही नहीं है। तब सब मानता है और उसके अंदर एक विचार आता है और साहित्य और कला और विज्ञान के क्षेत्र में प्रबल उन्नति देखने को मिलता है और अच्छा विकास देखने को मिलता है। उसके बाद धर्म सुधार आंदोलन चलाते हैं, व्यापारिक विकास होता है। और उसी दौरान देखिएगा कि एक पेड्रोफ रहते हैं, ये मानववाद के संस्थापक इनको माना जाता है। किनको, पेड्रोफ को। उसी तरह से मार्टिन लूथर रहते हैं, ये भी जो है बाइबिल को अनुवाद करके समझाते हैं कि देखिए इसमें भी जो इतना बड़ा धार्मिक बुक है, इसमें भी कहीं नहीं लिखा है कि स्वर्ग नरक जैसा कुछ चीज़ होता है। अनुवाद करके बाइबिल के बारे में बताते हैं। उससे मैकियावेली द प्रिंस नामक बुक लिखते हैं और इनको आधुनिक राजनीति का जनक कहा जाता है। तो आपको तीन जो विद्वान हैं उनका नाम याद रखना है, साहित्यकार हैं, लेखन लिख रहे हैं, उस समय सबके अंदर एक विचार डाल रहे हैं कि हाँ ये बुक लिख कर, है ना, लिखन की मदद से आप अपना विचार रख सकते हैं। पेट्रोक था, मार्टिन लूथर और
मैकियावेली। 3 आदमी का नाम याद रखना है, पेट्रोक, मार्टिन लूथर और मैकियावेली। ठीक है, पेट्रोक जो है वो मानववाद के संस्थापक माने जाते हैं। मार्टिन लूथर को बाइबिल का अनुवाद किए हैं और ये जर्मनी का है। और मैकियावेली का बात करेंगे तो आधुनिक राजनीति के जनक माने जा रहे हैं। और ये कौन सा बुक लिखे हैं? द प्रिंस। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। और इनको पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है तो राजा राम मोहन राय को। लेकिन कहेगा यूरोप में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है तो दांते को। और ये दांते ही बुक लिखे हैं डिवाइन कॉमेडी। याद रखना है कौन भाषा में लिखे हैं? टस्कन भाषा में लिखे हैं। ठीक है, आपको विज्ञान के क्षेत्र में, प्रकाश के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। कला के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में विकास होता है। क्योंकि आप देखें कि क्या कहता है, तुर्की से भागकर कहाँ आ रहा है? इटली में। ठीक है, और वहाँ पर इटली के फ्लोरेंस नगर से शुरुआत होता है पुनर्जागरण का। ठीक है, पुनर्जागरण का शुरुआत इटली के फ्लोरेंस नगर से होता है। वहाँ पे हर क्षेत्र में विकास देखने को मिलता है। जैसे कि आप देखिएगा साहित्य के क्षेत्र में तो आपको दांते को याद रखना है। पूरे पुनर्जागरण में दांते जो है पुनर्जागरण का अग्रदूत किन्हें कहा जाता है? दांते को। क्योंकि इनका एक बुक है डिवाइन कॉमेडी, जिसमें क्या लिखे थे? स्वर्ग और नरक को काल्पनिक यात्रा बताए थे कि यह एक क्या है? कल्पना है। ठीक है, उसके बाद पेट्रोक का बात करेंगे। इनको मानववाद का संस्थापक कहा जाता है। मार्टिन लूथर जो है बाइबिल का अनुवाद किए थे। और सब अपना अपना योगदान दे रहे हैं, जो साहित्यकार सब हैं, जो विद्वान सब हैं, बुक लिखकर। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे है मैकियावेली। इनको मैकियावेली को राजनीति का जनक माना जा रहा है। ठीक है, आधुनिक राजनीति का जनक। और ये इनका एक बुक है द प्रिंस। कौन सा बुक है? द प्रिंस। नमस्कार भाई, माताजी। उसके बाद हम देखेंगे विज्ञान के क्षेत्र में तो यहाँ पर न्यूटन है, जो कि गुरुत्वाकर्षण का नियम भी है। रोजर बेकर है, जो प्रयोगशाला आपको जब कह दिया पूरा आवाज आ तो आपके पापा के भी हाथ पे बात होगा तो मुझे ठीक है, भेजिए। प्रकाश तंत्र के खोज में देखेंगे। खेती करें नहीं एकदम न्यू माल है, एकदम न्यू नहीं, विज्ञान के क्षेत्र में देखेंगे तो न्यूटन साहब थे, जो कि गुरुत्वाकर्षण के नियम। आपको तो न्यूटन के बारे में पता ही है। पूरे फिजिक्स में अगर देखेंगे, एंशिएंट फिजिक्स में पूरा देखिएगा तो इन्हीं को जनक माना जा रहा है। उसके बाद आइंस्टीन आए हैं। ठीक है, 1900 के बाद। लेकिन 1900 से पहले जितना भी खोज है, रिसर्च है, वो सब न्यूटन साहब किए हैं। और ये सब जितना भी विद्वान सब जो दिखते हैं साइंस के क्षेत्र में काम किए हुए, वो सब कहाँ से रहे? यूरोपियन क्षेत्र से ही है। क्योंकि सबसे पहले पुनर्जागरण कहाँ पर हुआ? यूरोपियन क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा विज्ञान के क्षेत्र में जो है न्यूटन साहब गुरुत्वाकर्षण का। उसके बाद रोजर बेकर साहब जो है प्रयोगशाला को लेकर, आधुनिक प्रयोगशाला को लेकर उसी समय वहाँ पर एक खोज की है। उसके बाद प्रकाश तंत्र में देखेंगे खोज तो गैलीलियो जो है दूरबीन का खोज कर लिए। और उसके बाद आपको याद करने के लिए हम थोड़ा सा मैपिंग कर देते हैं। ये है आपका सूर्य सौरमंडल, आपको पता है सौरमंडल। इसमें केंद्र में कौन बैठा है? सूर्य। और यहाँ है आपका अर्थ, पृथ्वी। तो आप देख पाइएगा कि सूर्य के बारे में बोलेंगे, उनको थोड़ा बोल दीजिए ना कि रिकॉर्ड हो रहा है। अंकल थोड़ा पढ़ाई हो रहा है। हाँ, तो यहाँ अगर हम बात करेंगे सूर्य का तो यहाँ आप देख पाइएगा कि ये है मार्को पोलो और एक है मैगलन, यहाँ है टॉलमी और कोपरनिकस। देखिए मार्को पोलो क्या किए हैं? पूरे सिल्क रूट से, मतलब चाइना वाला क्षेत्र से आकर और क्या पूरे एशिया का चक्कर लगाते हैं। आपको तो एशिया पता है, चाइना, रशिया, भारत सब क्या है? एशियन क्षेत्र में आते हैं। तो इस सब का लंबी यात्रा किया कौन? मार्को पोलो। और जानकारी दिया कि किस तरीके से वहाँ पर क्या क्या मिलता है, कैसे है। सो उसके बाद मैगलन का बात करेंगे तो मैगलन संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाते हैं। और उस समय जब चक्कर लगा रहे थे तो उस दौरान उनको जो समुद्र है वो एकदम शांत दिखाई देता है। तो आप देख पाइएगा कि उनको दो चीज़ पूरे यात्रा के दौरान देखने को मिला। एक तो उनको पता चला कि पूरा पृथ्वी कैसा है? गोल है। ठीक है, इनको पता चला
मैगलन को, और दूसरा पता चला प्रशांत महासागर का नाम कौन दिया, प्रशांत महासागर, तो मैगलन दिया। ठीक है, उसके बाद टॉलमी का बात करेंगे तो टॉलमी भू केंद्रीकरण सिद्धांत दिए। इस सब इनको लगा कि सबसे पहले जो है भूमि कहाँ है, केंद्र में है, सेंटर में है, और चक्कर लगा रहा है सूर्य। कौन बोला ये बात, टॉलमी। उल्टा बताए ना कि कौन सा किसको केंद्र में रख दी, भूमि को, तो इसको क्या कहेंगे, भू केंद्रीकरण सिद्धांत। कौन दिया, ठीक है। भू केंद्रीकरण सिद्धांत का बात करेंगे तो टॉलमी साहब, ठीक है। लेकिन एक आएंगे कोपरनिकस, कोपरनिकस ये बताएंगे नहीं है, ऐसा नहीं है, सूर्य कहाँ है, केंद्र में खड़ा है, तो कोपरनिकस के बारे में याद रखना है, कोपरनिकस। तो ये सही सिद्धांत दिए ना, ठीक है। तो ये बताएं कि सूर्य जो है, सूर्य केंद्रीकरण का बात करें किए, ठीक है, सूर्य केंद्रीकरण सिद्धांत दिए कौन, कोपरनिकस। इसके बाद केपलर का बात करेंगे तो ये बताएं कि ग्रह कैसे गति कर रहा है। सौरमंडल में 8 ग्रह है और 8वां ग्रह जो है किसका चक्कर लगा रहा है, सूर्य का। ये बात कौन बोला, केपलर साहब बोले। तो आप साइंस के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा विकास देखने को मिल रहा है। ये सब वहीं से तो उठ के आ रहा है, जो आपके यहाँ पूरा पढ़ने का भी व्यवस्था तो अंग्रेज के आने के बाद ही आपके यहाँ आया है। सबसे पहले जो है हर क्षेत्र में विकास कहाँ देखने को मिला, यूरोपियन क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कला के क्षेत्र में तो लियोनार्डो दा विंची, ये पेंटिंग के लिए आज भी सबसे फेमस पेंटिंग में से एक है, जिसका नाम है मोनालिसा का पेंटिंग, ठीक है। अभी का मोनालिसा नहीं, उस दौरान आज भी पेंटिंग क्या है, फेमस है। आप हर एंगल से देखिएगा तो आपको हर एंगल से वो हंसती हुई नजर आएगी। और भी बहुत सारा व्यवस्था मतलब क्या विशेषता है उस पेंटिंग का, ठीक है, इसलिए आज भी फेमस है। लास्ट सफर का बात करेंगे तो ईसा मसीह का लास्ट सफर, लेकिन जजमेंट कहेगा तो एंजेलो याद रखना है, माइकल एंजेली। क्या याद रखना है, माइकल एंजेली। लियोनार्डो दा विंची जो थे ये मल्टी टैलेंटेड थे, ये चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, वैज्ञानिक भी थे और भी गायक भी थे, ठीक है। हम बता देते हैं क्या क्या थे। सब इंजीनियर थे, मूर्तिकार थे, वैज्ञानिक थे, कवि थे, गायक थे, इतना सारा टैलेंट इनके अंदर। उसके बाद चित्रकला तो देख ही रहे हैं, हम लोग सोचते हैं कि क्या क्या करेंगे, सोचो एक आदमी के अंदर बहुत प्रतिभा है। उसके बाद माइकल एंजेलो का बात करेंगे तो ये द लास्ट जजमेंट के बारे में बताए हैं, ठीक है। ये द लास्ट जजमेंट इनका चित्रकला है, किनका, माइकल एंजेलो का, ये मूर्तिकार है, ठीक है। और लास्ट सफर ईसा मसीह का कौन बनाया है, लियोनार्डो दा विंची। तो दो फेमस पेंटिंग याद रखना है, मोनालिसा और लास्ट सफर ईसा मसीह का लास्ट सफर, ऐसे करके बोलना। और जजमेंट में किसका, माइकल एंजेलो। और राफेल जो है ये मेडोना का पिक्चर बनाया है, और मेडोना कौन है, जीसस क्राइस्ट की माता है, ठीक है। इतना याद रखना था। तो आप पुनर्जागरण के बारे में आप क्या क्या सीखते, पुनर्जागरण में आप पाए कि जो यूरोपियन क्षेत्र है, हम इसको मिटा दें, ठीक है, याद हो गया है। लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। राफेल क्या है, मेडोना का पिक्चर बनाया है, राफेल के बारे में याद रखना है, मेडोना का पिक्चर बनाया है। थोड़ा सा मिटा लेते हैं, देखते हमको जगह पर, ठीक है। चलिए देखो, आपको हम कहानी में कुछ इस प्रकार का बताए थे कि तुर्की का जो क्षेत्र था उसमें 1453 ईस्वी में क्या हुआ, अरबों का आक्रमण हुआ, अरबों का आक्रमण हुआ, ठीक है। और इस क्षेत्र में कब्जा करने के बाद ये सब भाग के कहाँ चले जाएंगे, इटली में। और इटली की राजधानी कहाँ है, रोम, ठीक है। वो रोम में बट जाता है, एक हो जाता है ईस्टर्न रोम और एक हो जाता है वेस्टर्न रोम। और वेस्टर्न रोम की राजधानी जो है रोम ही रह जाता है, क्या रह जाता है, रोम रह जाता है। और ईस्टर्न रोम की राजधानी रहता है क्या, कुस्तुनतुनिया, ठीक है। ये इसका क्या होता है, राजधानी होता है। कैपिटल लिख देते हैं, कैपिटल,
ठीक है। तो आपको समझना ये है कि इसके बाद जो है यहाँ पर इटली में आ जाता है और यहाँ पर फ्लोरेंस नगर में पुनर्जागरण, ठीक है, पुनर्जागरण देखने को मिलता है। और यही जब विकास हो जा रहा है, पुनर्जागरण मतलब क्या, पुरानी परंपरा को छोड़ के नई परंपरा की ओर चलना, नए नियमों को मानना। उस आधार पर जब सब गया तो साहित्यिक विकास में देख लीजिएगा जो व्यक्ति सब उनको याद रखना है, दांते को, पेट्रोफ, मार्टिन लूथर और मैकियावेली, ये 4 व्यक्ति, और भी व्यक्ति रहे हैं लेकिन आपको 4 व्यक्ति को याद रखना है। विज्ञान के क्षेत्र में न्यूटन और रोजर बेकर जी, ये सब प्रयोगशाला। अब विज्ञान के क्षेत्र में भी विकास हो गया, प्रकाश तंत्र के क्षेत्र में भी विकास हो रहा है, ज्योग्राफी में आप लोग ये सब पढ़िएगा। उसके बाद कला के क्षेत्र में विकास हो गया। अब जिसके यहाँ हर से, अब बताओ, तोप भी बन चुका है क्योंकि साइंस की तरफ जा रहा है। तोप, बंदूक, कंपास। अब बताओ, जिसके पास ये सारा चीज है तो कोई भी आदमी समुद्री यात्रा करने से डरेगा? क्योंकि इसलिए नहीं डरेगा, आ रहे हैं थोड़ा देर में, बैठिए वहीं पे। तोप, बंदूक और क्या, कंपास वगैरह का खोज हो चुका है। तो एक बार जैसे ही कंपास से क्या होता है, कंपास से दिशा का पता चल जाता है। बंदूक, कोई भी जानवर अगर अटैक करता है तो बंदूक से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। तोप वगैरह काम आएगा सुरक्षित। समुद्री यात्रा क्या हो गया, काफी सुरक्षित महसूस हुआ, इसलिए वो उस क्षेत्र के जितना भी व्यक्ति सब डेवलप हो गया। यूरोपियन क्षेत्र वाला सब उठ के कहाँ आ रहा था, भारत। आने के पीछे का रीजन भी था क्योंकि यहाँ जो तुर्की वाला क्षेत्र था, यहाँ पर हम आप लोग को कहानी बता रहे थे कि कुस्तुनतुनिया रहता है और ये जो अरब वाला क्षेत्र है और यहाँ यूरोप वाला क्षेत्र है, ठीक है, यूरोप वाला क्षेत्र है। इन दोनों का क्या होगा, बहुत भयंकर युद्ध होगा। ये अपने आप को ओटोमन साम्राज्य कहेंगे और वो वेंजेंटाइन, ठीक है। तो किसके किसके बीच लड़ाई होगा, अरबों और यूरोपियंस के बीच, ठीक है। और आज तुर्की के बारे में याद रखिएगा, तुर्की एशिया में भी है, यूरोप में भी है, ठीक है, दोनों का हिस्सा है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे वेंजेंटाइन और ये है ओटोमन, ये इन दोनों में बहुत भयंकर युद्ध होगा। उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर पुनर्जागरण होता है और पुनर्जागरण के बाद औद्योगिक क्रांति आएगा, औद्योगिक क्रांति, ठीक है। और औद्योगिक क्रांति जो है, औद्योगिक क्रांति के कारण आप देख पाइएगा, जाओ आते हैं 5 मिनट में, चलो। तो इन लोगों का पूर्ण रूप से यूरोपियंस का पुनर्जागरण हो गया है, इसलिए कहाँ आ रहे हैं, भारत। तो भारत में कौन कौन आता है, पुर्तगाली, डच, इंग्लैंड, डेनिश, फ्रेंच, ये सब कहाँ से आ रहे हैं, यूरोपियन क्षेत्र से। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि 1453 में जो तुर्की वाला क्षेत्र है, इसी से पहले भारत में सब व्यापार करने आता था। अब व्यापार में कैसा व्यापार करने आता था, उष्ण कटिबंधीय चीजों का, ठीक है, क्योंकि ये क्षेत्र कहाँ पड़ रहा है, शीत कटिबंध में पड़ रहा है। आप लोग कटिबंध अगर पढ़े होंगे तो आप देखते होंगे कि इस वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, शीत कटिबंध। और ये जो विषुवत रेखा के नजदीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, इस वाले क्षेत्र को क्या करते हैं, उष्ण कटिबंधीय। और उष्ण कटिबंधीय मतलब गर्म वस्तु, गर्म सामान। तो वही जैसे कि चीनी मिट्टी, रेशम का कपड़ा, ये सब गर्मी देगा। मसाला का जरूरत क्यों पड़ेगा, क्योंकि जो शीत कटिबंध में रह रहा है, आपको तो पता है कि हम लोग का खान पान, कपड़ा, धर्म, हर चीज कौन डिसाइड करता है, क्लाइमेट। अब उसके यहाँ तो एकदम ठंड पड़ रही है, तो बाकी जाहिर सी बात है कि क्या खाएंगे, खेती तो करेंगे नहीं, क्योंकि आपके तरह उसके पास वैसा जमीन है नहीं। तो वो ज्यादातर लोग कैसा रहेंगे, जो मांसाहारी रहेंगे। और मांस को सुरक्षित रखने के लिए तेल मसाला का जरूरत होता है। और इसी वजह से पहले व्यापार करते थे, 1453 से पहले स्थलीय मार्ग से व्यापार करते थे। जो यूरोपीय क्षेत्र से जो भी थे, पुर्तगाल, डच, इंग्लैंड, डेनिश, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ये जो यूरोपियन क्षेत्र में आपको देखने को मिल रहा है, वो सब जो है कहाँ पर से व्यापार करते थे, इधर से आकर स्थलीय मार्ग से करते थे। लेकिन
आप तो देखे कि तुर्की वाला क्षेत्र में अरबों का क्या हो गया है, आक्रमण होता है, वहां पे अधिकार कर लेता है, और अधिकार करने के बाद अरब वाले क्षेत्र के लोग बोलते हैं कि अब आपको यहाँ से आना भी नहीं है, मतलब आने जाने पर भी प्रतिबंध लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये क्षेत्र इन्हीं लोग से तो लिया गया था, इन्हीं लोग पर तो अटैक करके लिया है, तो अब वापस आने देगा तो फिर हो सकता है कि इसके लिए युद्ध करके वापस ले ले। मतलब जोड़ के दाढ़ी में तिनका वाला बात है कि डर रहा है कि कहीं क्या वापस न ले ले, इस वजह से आना ही क्या कर दिया, स्थल मार्ग क्या हो गया, प्रतिबंध हो गया। इस वजह से इन लोगों को नए मार्गों की जरूरत पड़ा। ठीक है, व्यापार करने के लिए नए मार्गों की आवश्यकता पड़ता है, इसलिए ये सब व्यापार करने के लिए आपका ही भारत है, और यहाँ पर है दक्षिण अफ्रीका। तो और यहाँ से ये यूरोपियन वाला क्षेत्र से ये लोग ऐसे घूम कर आ रहे हैं, ऐसे बहुत आदमी घूमे। और यहाँ पर एक द्वीप है, ठीक है, उत्तमाशा द्वीप नाम दिए थे। वहाँ के जो एक राजा है क्या है, द प्रिंस करके, ठीक है, ऐसे आते तो है बार्थोलोमियो, ठीक है, लेकिन राजा का नाम हम 1 मिनट बताते हैं, ठीक है। हेनरी द नेविगेटर, द नेविगेटर है, कौन है? द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर है, और बार्थोलोमियो डियाज को भेजे हैं 1487 में, और यहाँ पहुँचेंगे 1488 में, और यहाँ इस द्वीप का नाम देंगे उत्तमाशा अंतरी। इसका मतलब होता है केप ऑफ गुड होप। ऐसा क्यों? इधर था अमेरिका, जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं था कि इधर क्या है, अमेरिका है, नया क्षेत्र भी इधर है, क्योंकि सबको लगता था इतना ही दुनिया है, ठीक है। इसलिए सिकंदर जब इस वाले क्षेत्र से युद्ध करते आया तो इतना, उस समय इतना ही दुनिया का खोज हो चुका था। इसलिए कहा जाता है कि सिकंदर पूरा दुनिया पर क्या किया था, अधिकार किया, चाहे जहाँ लड़ा वो युद्ध जीत गया, क्योंकि दुनिया ही इतना छोटा था, सबका तो लड़ा नहीं। उसके बाद ये बार्थोलोमियो डियाज, वास्को डी गामा, ये सब आते हैं, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि आने का क्रम और कंपनी स्थापित करने का क्रम कल बताएंगे, ठीक है। आपको आज पुनर्जागरण समाप्त हो गया, कल आप जानिएगा।